ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस ब्रेक से पहले हम पहले सत्र में बात कर रहे थे पंचायतों की कितनी बदली तस्वीर, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को लेकर बात कर रहे हैं, क्योंकि बात हो रही है पंचायत फरीदाबाद 2025 की। अब हम दूसरे सत्र की ओर बढ़ेंगे। दूसरे सत्र में हम बात करेंगे ग्रामीण विकास में महिला अधिकारियों की भूमिका, महिला अधिकारियों की कितनी भूमिका, किस तरीके से सहयोग, उनकी किस तरीके से योजनाएं, इसको लेकर के चर्चा करेंगे। और इस खास सत्र में, इस दूसरे सत्र में जब हम बात ग्रामीण विकास में महिला अधिकारियों की भूमिका की बात करें, तो इसके लिए सबसे पहले हम मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे। मैं मंच पर बुलाऊंगा आरती जी को, बीडीपीओ हैं, इनको हम चाहेंगे मंच पर आएँ इस सत्र का चर्चा के लिए मंच पर पहुंचे। इनके साथ साथ हम कहेंगे प्रियंका रावत जी, आप भी मंच पर आइए। महिला अधिकारियों की ग्रामीण विकास में भूमिका को लेकर चर्चा करें। और इन्हीं के साथ हम सरोज बालाजी, जो कि सरपंच हैं फतेहपुर बिल्लोच की, हम चाहेंगे वो भी मंच पर आए, चर्चा करेंगे। और इस सत्र में चर्चा के लिए अगर बात करें तो हमारे साथ हमारे सहयोगी एंकर जो है पुनीता, मैं उनसे चाहूँगा कि वो मंच पर आए और महिला अधिकारियों की भूमिका ग्रामीण विकास को लेकर इस सत्र में चर्चा को आगे बढ़ाएं। पुनीता जी। थैंक यू सो मच। तो महिला सशक्तिकरण की बात हम इस सेशन में करने वाले हैं और ये अद्भुत तस्वीरें, क्योंकि महिला सशक्तिकरण की बात हो और एक साथ महिला की शक्ति यहाँ पर नजर आ रही है, यानी कि महिला की आवाज़, सोच और शक्ति एक साथ मंच पर इस वक्त मौजूद है। आप तीनों का बहुत स्वागत एक बार फिर से। तो सबसे पहले सरोज बालाजी, मैं आपसे ही शुरुआत करूंगी, क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी आपके पास है। जब आप सरपंच बनी, महिला होने के नाते क्या लोगों की का विश्वास जीत पाना आसान था आपके लिए, या फिर सब कुछ स्मूथली होता चला गया? उस पे आप बोलिए मैम। ऑन है, वो ऑन है। हेलो, हाँ जी। पहले तो मैं आपका मुझे यहाँ बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं जब फतेहपुर के लिए सरपंची का इलेक्शन हुआ था, मुझे कुल 11 दिनों में तैयारी करके सरपंची के लिए लड़ाया गया था। हमारे गांव में 2-2 महीने से तैयारियां हो रही थी। मैं खुद अपनी इच्छा से सरपंच नहीं बनी, मुझे जनता ने बनाया है और उन्होंने ही खड़ा करा था मुझे, और आज भी उनका पूरा सहयोग है। और मेरे गांव की जनता मेरे हर काम में पूरा सहयोग देती है, बिना किसी रुकावट के। और महिलाओं की बात करूं मैं, तो मेरे गांव की हर महिला मेरे साथ खड़ी हुई है पूरी तरह से। महिलाओं के बीच में जब आप पहुंचती हैं, तो किस तरीके से रिस्पॉन्स सामने आता है महिलाओं का? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है। हाँ। क्योंकि मैं महिलाओं के दुखों को बहुत अच्छी तरह से समझती हूँ, उनकी परेशानियों को समझती हूँ और उनके लिए पूरा समय देती हूँ अपना। मैंने उनसे ये कह रखा है कि आप मेरे घर पर अपनी समस्याओं को लेकर किसी भी समय आ सकते हो, कोई समय सीमा नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। मेरे घर पे मेरे से महिलाएं मिलने रात के 12 बजे भी आ सकती हैं, चाहे मैं आराम कर रही हूँ, चाहे अपने घर में काम कर रही हूँ। और महिलाएं बिना झिझक के, बिना किसी भय के आती है मेरे पास और अपनी हर छोटी से छोटी समस्या को मेरे सामने रखती हैं वो। बिल्कुल, यानी कि बदलाव अब देखने को मिल रहा है ग्रामीण इलाकों में। हाँ जी। हाँ। जैसे मैंने सबसे पहले तो जो हमारे गांव की बुजुर्ग महिलाएं हैं, हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी, आप माइक थोड़ा सीधा कर लीजिए, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। अच्छा। हाँ जी। जो हमारे गांव की बुजुर्ग महिलाएं हैं, वो कई बार ऐसा होता था कि घर के बच्चे उनका सहयोग नहीं दे पाते, तो उनके द्वारा सरकार से जो एलिमको से स्कीम निकली हुई है ना बुजुर्गों के लिए, मैंने कम से कम अपने गांव के 800-900 महिलाओं को उनकी ज़रूरतों के हिसाब से सामान दिलवाया है। और महिलाओं के लिए आंगनवाड़ी बहुत अच्छी है हमारी, और 11 समूह बने हुए हैं
11 के 11 समूह एक्टिव हैं। और मेरे गांव की जो महिलाएं हैं, कोई भी कंपटीशन वगैरह होता है समूह वाले, उसमें भाग लेती हैं, बराबर रोज़गार मिलता है उनको। और अब मैंने हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से महिलाओं के लिए घरेलू उद्योग की चर्चा करी है, तो उन्होंने कहा है कि दिवाली के बाद हम आपके गांव में महिलाओं के लिए घरेलू उद्योग में पूरी सहायता करेंगे। इसके अलावा मैंने 2 बार अपने गांव में ब्यूटी पार्लर का भी कैंप लगवाया है महिलाओं के लिए, और अब दिवाली के बाद फिर से ला रही हूँ उसको। एक सिलाई सेंटर की मांग रखी है मैंने, जो कि हमारे डिपार्टमेंट ने पूरी करी है। उन्होंने कहा है दिवाली के बाद शुरू करेंगे। मेरा मेन मकसद ये है कि हमारी सरकार चाहती है कि महिलाओं को सशक्त बनाओ, उन्हें आगे बढ़ाओ, और मैं उसी में लगी हुई हूँ। मैं चाहती हूँ मेरे गांव की ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं सशक्त बने, आगे बढ़ें। बिल्कुल ठीक है, उस पर भी हम आएंगे कि आखिर कैसे सशक्तिकरण के लिए जो तमाम योजनाएं सरकार की तरफ से चलाई जा रही है उसका कैसे लाभ मिल रहा है। लेकिन प्रियंका और आरती, मैं आप दोनों के पास भी आऊँगी। सबसे पहले तो आपसे मेरा सवाल होगा, कितने ब्लॉक आपके पास हैं अभी? एक ब्लॉक है, तिगांव ब्लॉक। अच्छा, और आपके पास? फरीदाबाद है और बल्लभगढ़ है। तो फरीदाबाद में मेरे पास 28 पंचायत हैं और बल्लभगढ़ में मेरे पास 41 पंचायत। ठीक है, ब्लॉक स्तर पर देखिए बहुत बड़ी भूमिका होती है सरकार की तरफ से जो योजनाएं चलाई जा रही है, वैसे वो कैसे आम जन तक और खास करके महिलाओं के बीच में पहुंचकर उनको बताना कि सरकार आपके लिए ये योजना लेकर आई है, कितना डिफिकल्ट होता है? क्या जो महिलाएं हैं, क्योंकि ग्रामीण महिलाओं को समझाना, ये बताना कि आपके लिए स्कीम है, आप इसका इस्तेमाल कीजिए, कैसे आप इन चीज़ों को मैनेज करती हैं? मैम, मैं ये समझती हूँ कि परेशानी जब तक माइक थोड़ा परेशानी ऊपर लगती है, जब तक उसका हमें ये ना पता चले कि उसका हल कैसे हो पाएगा। तो अगर कोई भी स्कीम निकलती है तो वो जब तक निचले स्तर तक जो लाभार्थी हैं उन तक ना पहुँचे तब तक वो परेशानी लगती है। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि सभी महिलाओं को मुनादी के माध्यम से या सरपंच या ग्राम सचिव के माध्यम से इन स्कीमों के बारे में जागरूकता हुए, उनको ये पता चले कि उनके यहाँ पे अधिकार क्या बन रहे हैं, उनको यहाँ क्या लाभ मिलेगा। तो हमारी पूरी कोशिश ये रहती है कि उनको इस लेवल तक जागरूकता पहुँचे। तो उसके लिए मैम बैनर्स भी हम प्रिंट करवाते हैं, हम अपने व्हाट्सएप के माध्यम से, और ग्राम सचिव घर घर जाके डोर टू डोर भी इन्फॉर्म करते हैं। तो हमारी पूरी कोशिश रहती है मैम, और वहाँ तक उन तक बात भी पहुँचती है। समझती हैं महिलाएं कि हाँ इससे बेनिफिट होगा? हाँ जी। आप बताइए, कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो महिलाओं के लिए सरकार की तरफ से चलाई गई है, उसका फ़ायदा महिलाएं कैसे उठा रही हैं? मैम, अभी योजनाओं का नाम ले तो हमने कल ही लाडो लक्ष्मी योजना का आरंभ हुआ है, तो कल से स्टार्ट हुआ है। तो हमने सबसे पहले ये सुनिश्चित किया कि इसकी प्रॉपर मुनादी करवाई गई कि कल से ये योजना लॉन्च हो रही है, और इसके लिए हमने सब जगह रजिस्ट्रेशन कराने के लिए अपने ग्राम सचिवों को पाबंद किया कि महिलाओं को प्रॉपर फ़ोन करें। अगर उनका वैसे मुनादी के थ्रू उनके पास अगर वो जानकारी नहीं पहुंच पा रही है तो उनको उन्होंने फ़ोन करके इन्फॉर्म किया कि आपको यहाँ पे आना है। और अगर उनके पास कोई व्हीकल नहीं है, जिस एरिया में कोई ऑपरेटर नहीं था या कोई CPLOs नहीं थे, तो हमने उसकी व्यवस्था अपने ब्लॉक में करवाई, और उनको अपने ब्लॉक में लाने के लिए ये ड्यूटी हमने अपने ग्राम सचिवों की लगाई कि वो अपने व्हीकल के थ्रू या जैसे भी अरेंज करके उनको यहाँ पर लाए। और कल मैंने देखा कि पूरे दिन वहाँ पर ब्लॉक में भीड़ लगी हुई थी, तो इसका मतलब है कि महिलाएं उसका लाभ तो उठा रही हैं। यानी कि जागरूक हो रही है महिलाएं। जागरूक हो रही हैं। जब उनको बताया जाता है कि ये आपके लिए योजना आई है, उनको प्रॉपर रूप से जागरूक किया जाता है, तो वो भाग लेती हैं। बिल्कुल, देखिए ये एक कहीं ना कहीं परिवर्तन और ये कोशिश थी सरकार की कि महिलाओं की सोच बदले, यानी कि चूल्हे चौके से बाहर निकलकर वो अपने आप को आर्थिक तौर पर कैसे मजबूत बनाए, इस पर फोकस सरकार था, और कहीं ना कहीं बदलाव जिस तरीके से आप बता रही देखने को मिल रहा है। लेकिन सरोज बालाजी, मैं आपसे भी जानना चाहूँगी, जो तमाम तरीके से योजनाएं अभी महिलाओं को मजबूत करने के लिए, आर्थिक तौर पर सशक्त बनाने के लिए जो चलाई जा रही है, कैसे महिलाओं तक वो योजनाएं पहुंच रही हैं? कैसे, क्या मकसद आप लोगों का रहता है कि आखिर ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं इस योजनाओं का लाभ उठाएं? कैसे तमाम तरीके से आप इन योजनाओं को अलग अलग महिलाओं तक पहुंचाती हैं? ये जो हमारी सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए योजनाएं बनाई हैं, और मैं चाहती हूँ इन योजनाओं का लाभ
हमारे गांव की प्रत्येक महिला को मिले। इसके लिए मेरी पूरी कोशिश यह रहती है कि मैं मुनादी के तौर पे, चौकीदार के तौर पे और खुद पर्सनली फ़ोन कर कर के भी महिलाओं को बताती हूँ कि आपके लिए ये योजना आई है और आप इसका इस तरीके से लाभ उठाओ। अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप मेरे पास आओ और मैं आपका पूरा सहयोग दूंगी, पूरा काम करवाऊंगी। आपको क्या क्या चुनौतियाँ आई? देखो, चुनौतियाँ थोड़ी ये आती हैं कि कुछ तो महिलाएं नहीं आ पाती आगे, उनके आदमी आते हैं, महिलाओं को काम भी देती हैं। एक तो शराब का नशे का बहुत ज़्यादा वो है, तो वो बेचारी जो काम करती है ना, शाम को उनसे छीन लेती हैं। तो मेरा उन महिलाओं के लिए ये रहता है कि इनके पैसे को कैसे बचाया जाए और इनकी सहायता कैसे करी जाए। मैं उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्रेस हूँ। बिल्कुल। अच्छा, अगर हम आपकी सरपंची की बात करें तो क्या सफलताएं हैं आपकी सरपंची के दौरान? मेरे मेन मकसद, मेरी सफलताएं तो ये हैं कि जो मैं महिलाओं के लिए करना चाहती हूँ ना, मैं अपनी तरफ से पूरा कर रही हूँ और उन तक पहुँचा भी रही हूँ। उनको मेरी सुविधाओं का लाभ भी मिल रहा है। अब जैसे कल लाडो लक्ष्मी योजना लॉन्च हुई थी, तो इसके लिए मैंने CPLO को कहा था, हमारे ग्राम सचिव ने भी, और फिर पर्सनली मैंने फ़ोन करके कहा है सबको। और आज से हमारा CPLO डेली बैठेगा और जो भी महिला है उनके पूरे कागज़ों को वो वेरीफाई करेगा। और मैंने भी पर्सनली महिलाओं के ग्रुप में भेजा है और एक एक महिला को भी बताती हूँ कि इसके लिए ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए और आप इनको तैयार करवाओ और आप इसके लिए अप्लाई करो। बिल्कुल। लेकिन अब कितना बदलाव आप देख रही हैं सरपंची में? जब पंचायत लगती है तो क्या महिलाएं वहाँ पर पहुँचती हैं? हाँ जी, मेरी समूह की महिलाएं, आंगनवाड़ी की आशा वर्कर सब आती हैं और वो बड़े ध्यान से सुनती हैं और जो उनके जानकारी मतलब की होती है उसको पूरी तरह ग्रहण करती हैं और उसको सुविधाएं लेने में पूरी उनकी कोशिश रहती है। बिल्कुल। और ये अच्छी बात है कि अब संख्या, क्योंकि देखिए जो भागीदारी बढ़ाई गई है सरकार की तरफ से, 50% किया गया है, उसका असर देखने को मिल रहा है। जब आप महिलाओं के बीच में पहुंचती हैं तो उन्हें किस तरीके से जानकारी योजनाओं को लेकर देती हैं? कैसे बताती हैं कि आप ये योजना लेंगी, इसका इस्तेमाल करेंगे तो कैसे लाभ होगा? क्योंकि एक डिफ़िकल्ट काफ़ी चुनौतियाँ होती हैं जब आप ग्रामीण महिलाओं के बीच में पहुँचने के बाद उनको समझाना, ये बताना कि आप घर से बाहर निकलिए, आप खुद को आर्थिक तौर पर मजबूत कीजिए। तो क्या क्या कठिनाइयाँ उस वक्त आती हैं? मैम, मैं ये मानती हूँ कि एक औरत में बहुत शक्ति होती है। शायद वो अपनी शक्तियाँ नहीं जान पाती या फिर समाज उसको जानने नहीं देता, या फिर वो कहीं ना कहीं समाज की जो रूढ़िवादी सोच है उसमें कहीं दबके रह जाती है। बस एक छोटे से किक स्टार्ट की ज़रूरत है। महिला को ये जानने की ज़रूरत है कि उसके अधिकार क्या हैं। अगर महिला को ये जानने, उसको पता लग जाता है तो महिला से पावरफुल ज़्यादा मैं मानती हूँ कोई नहीं है। और चुनौती बेसिकली मैम फील्ड पे यही आती हैं कि वुमेन बेसिकली स्टे इन देयर होम ओनली। वो ये मानती हैं कि हाँ, चूल्हा चौका ज़्यादातर मैंने ये देखा है, और कहीं ना कहीं उनका जो परिवार होता है वो भी उनको ये कहता है कि नहीं, यही चार दीवारी में आपको रहना ज़रूरी है। तो इसके लिए हमने महिला सांस्कृतिक केंद्र भी खोले हुए हैं मैम, जहाँ पे रेगुलर महिला चौपाल हैं, वहाँ पे महिलाओं की बैठक होती है। आपस में बैठ के वो बातें करते हैं, उनको अपने खुद के अधिकार के बारे में हम अपने ग्राम सचिव भेजते हैं, और ज़्यादातर आजकल ग्राम सचिव हमारी औरतें ही हैं। तो एक औरत की प्रॉब्लम ज़्यादा अच्छे से समझती है, उसको अच्छे से ज़्यादा काउंसलिंग देती है उनको अधिकार के बारे में, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, शिशु भ्रूण हत्या के बारे में, और काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की स्कीम हो गई, कहाँ उन्हें लाभ मिल रहा है, आपकी बेटी हमारी बेटी हो गई, लाडो लक्ष्मी योजना है, इसके बारे में भी इन्फॉर्म करेंगे। तो मैम इसमें कहीं ना कहीं प्रोत्साहन राशि मिल रही है। इससे मैम उनको उनके खुद के अधिकारों के बारे में पता चलेगा कि हाँ, चार दीवारी के अंदर नहीं है ज़िंदगी। अगर मुझे कोई राशि मिल रही है तो इससे मैं कोई एक नया
मान लो सिलाई सीख लिया, ब्यूटी पार्लर सीख लिया, मैं खुद का स्वरोजगार करूँगी, तो मैं ये मानती हूँ कि कहीं ना कहीं उसको जागरूकता नहीं मिल रही, यही सबसे बड़ी परेशानी है। एक बार वो जान जाती है कि उसके अधिकार क्या हैं, वो खुद साक्षर बन सकती है, खुद समाज में खड़ी हो सकती है, यही सबसे बड़ी बात है। तो ये मैम उनकी फैमिली को समझाया जाए, और आजकल फैमिली है भी जो समझदार है। हैं, वो ये मानती हैं, वो ये समझते हैं कि एक अच्छा, आपके ब्लॉक में शिक्षा दर अभी कितना है? ब्लॉक में शिक्षा दर, ब्लॉक में तो मैम आई एम नॉट श्योर, बट 77% इज़ द टोटल फॉर फरीदाबाद साक्षरता जो दर है, और उसमें भी 83 इज़ फॉर मेन। तो मैम साक्षरता दर हमारे फरीदाबाद का तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन जहाँ कहीं बच भी रहा है वो हम हमारे जो हमारे सबॉर्डिनेट्स हैं वो अपना पूरा 100% देते हैं, इन्फॉर्म करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से इनको सबको हम बताते हैं, और ये जायज़ भी है कि अगर एक लड़की को पढ़ाया जाता है तो हम 3 जनरेशन्स को पढ़ाते हैं, तो साक्षरता दर, और एक मर्द को अगर बच्चे को लड़के को पढ़ाया जाता है तो शायद हम एक ही पीढ़ी को पढ़ाते हैं। तो मैम साक्षरता दर तो हमारे फरीदाबाद का अच्छा है, और हम और पूरी कोशिश भी कर रहे हैं कि वो अच्छा रहे। बिल्कुल। और देखिए, हमने ये भी देखा आपको जब यमुना में बाढ़ आई थी तो किस तरीके से स्थिति खराब हुई थी, तो आप दोनों का उसमें काफ़ी अहम रोल रहा। कैसे आप लोगों ने मदद पहुंचाई, जरा ये भी बताइए, क्योंकि महिला होने के नाते अगर आप उन चुनौतियों का सामना करते हुए लोगों तक मदद पहुंचाती हैं तो ये भी काबिले तारीफ है। जी मैम, अभी जैसे ही पिछले महीने हमने देखा बाढ़ की एक ऐसी चुनौती आई जिसमें पूरा प्रशासन और सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और इतनी हेल्प की है ना, सबने अपनी तरफ से जितनी कोशिश हो सकती थी की। डीसी सर के नेतृत्व में और हमारे जितने भी सीनियर्स हैं, डीडीपीओ सर, सीओ मैम, सब ने हमें गाइड किया कि आपको कैसे इस आपदा से आप क्या कर सकते हो अपने लेवल पे। तो हमने अपने लेवल पे जो भी बाढ़ से जो भी अफेक्टेड एरियाज़ थे, जो भी गांव थे, उनमें हमने अपने अपने ग्राम सचिव और स्टाफ की ड्यूटीज़ लगाई कि आप वहाँ पर 24 घंटे आप वहीं रहोगे, आपकी ड्यूटी रहेगी, और आप हमें पूरे मॉनिटरिंग करते रहेंगे कि आपकी क्या लेवल है, यमुना का क्या लेवल है, उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग की जाएगी और हमें बताया जाएगा। अगर उन्हें कोई भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत है हमें बताएंगे। जैसे एसडीआरएफ की टीम अगर किसी को रेस्क्यू करने की ज़रूरत है तो उन्होंने हमें जहाँ पर भी ज़रूरत पड़ी उन्होंने हमें बताया कि मैम यहाँ पे ये सिचुएशन है और हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, तो वो चीज़ हमने सुनिश्चित किया कि उन तक वो चीज़ पहुँचे, और पहुँची भी है। टीम एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम, खाने मुआयना की किया है मैम हमने, विलेज टू विलेज जाके मुआयना किया, जहाँ पे विलेज में पानी का जिस गांव में स्तर ज़्यादा था उसमें हमने अपनी तरफ से, हम खुद वहाँ पे रहे हैं, हमने सबको रेस्क्यू किया है। खाने की सुविधा, हर तरह का प्रबंध हमने करवा रखा था, तो हमारे तरफ से भी काफ़ी एफर्ट्स थे। वी वर 100% इन्वॉल्व। शेल्टर होम्स, अभी अरवा में अभी हम यहाँ बैठे, यहाँ लगभग 400 के आसपास लोगों को हमने शेल्टर प्रोवाइड किया हुआ था, जिनको बाढ़ से पहले कि यहाँ पे पानी का लेवल बढ़ सकता है, हमने उनको पहले ही रेस्क्यू करवा के यहाँ पे शेल्टर दिया हुआ था। और इस तरह से और भी जगह पे हमने शेल्टर होम, स्कूल्स को बनाया हुआ था, किसी में ग्राम सचिवालय, बारात घर, इन सब में हमने लोगों को के लिए सब सारी सुविधाओं का भी आप दोनों ने कितने लोगों का रेस्क्यू किया है? मैम हमने तो बेसिकली कोऑर्डिनेट किया है। अच्छा, कोऑर्डिनेट किया। हाँ जी मैम, रेस्क्यू करने वाले बहुत से यहाँ पे बैठे हुए हैं, जैसे सरपंच जी हैं, कबूलपुर पट्टी के सरपंच जी, और भी बहुत से लोग हैं जिनका मेरे पास फ़ोन आया था जहाँ पे रेस्क्यू टीम को भेजना था, वो कबूलपुर पट्टी में थे, तो वहाँ पे मैंने एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम से कोऑर्डिनेट करवाया था, तो वहाँ पर उन्होंने 100 से ज़्यादा लोगों को एक बार रेस्क्यू किया था मैम। बिल्कुल, और यही बदलाव है ना, जो पहले पुरुष किया करते थे अब वो महिलाएं भी कर रही हैं। हाँ जी मैम। सरोज बालाजी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जो बीपीएल परिवार की जो महिलाएं हैं उनको किस तरीके से आप जागरूक करती हैं, कैसे महिलाओं तक, उन महिलाओं को क्या क्या लाभकारी उनके लिए योजनाएं हैं, ज़रा इसके बारे में विस्तार से बताइए। बीपीएल परिवार की जो महिलाएं हैं, मैं उनको जो उनसे बीपीएल कार्ड्स से सुविधाएं मिलनी होती हैं उनके बारे में जानकारी देती हूँ। जैसे किसी के मकान की कंडीशन ख़राब है तो उनको ग्रांट की ज़रूरत है, तो उनको बताती हूँ आप ऑनलाइन फार्म भरो, ऐसे जमा कराओ, ये डॉक्यूमेंट्स लगाओ अपने, और जो कन्यादान राशि है उसके बारे में बताती हूँ उनको। सरकार से जो भी सुविधा मिलनी होती है उनको बीपीएल के तहत उस सब चीज़ की जानकारी पर्सनली बुलवा के देती हूँ मैं उनको, और महिलाएं आती भी है, समझती भी है और उस पर कार्रवाई भी करती है। जैसे मनरेगा का जॉब कार्ड है, उससे जो स्कीम मिलती है उसके बारे में उनको जानकारी देती हूँ।
कि इससे मनरेगा के जॉब कार्ड से आपको क्या क्या स्कीम मिल सकती है और आप उनका कैसे लाभ उठा सकते हो, इन सब चीज़ों की जानकारी देती हूँ मैं। और जो हमारे गांव में महिलाओं का है, मतलब एजुकेशन का है, बराबर है। मेरी पूरी कोशिश है, चाहे वो भट्टे पे रहते हों, कहीं भी रहते हों, पर शिक्षा से वंचित कोई नहीं रहे, और लड़कियां तो बिल्कुल भी नहीं। तो मैं ढूंढ कर भी और लोगों से कह कर भी बच्चों के एडमिशन करवाती हूँ, स्कूलों में भेज के। प्राइवेट में नहीं जा सकते, सरकार की तरफ से फीस नहीं है, वर्दी है, बुक्स हैं, सारी सुविधाएं मिलती हैं, तो वहाँ एडमिशन करवाती हूँ। बिल्कुल, लेकिन रोज़गार की अगर हम बात करें, क्योंकि देखिए रोज़गार ख़ास करके जो महिलाएं घर के अंदर हैं, जिन्होंने खुद को अपने आप को घर के अंदर बंद कर लिया है, वो महिला आर्थिक तौर पर कैसे खुद को मजबूत करें, क्या उसे लेकर कोई योजना और उन योजनाओं का लाभ कैसे ग्रामीण महिलाएं उठा रही हैं? मैं उसी को बता रही, मैंने 2 बार तो पार्लर का करवाया है अपने गांव में। महिलाएं आत्मनिर्भर बनी हैं, वो घर में 2-2 घंटे काम करके भी मतलब अपने गुजारे लायक निकाल लेती हैं। और अब मैं दोबारा से करवा रही हूँ, और एक सिलाई सेंटर करवा रही हूँ जो सिलाई का काम करके अपना वो करें। इसके अलावा मैं एक महिलाओं के लिए घरेलू उद्योग भी ला रही हूँ, जिससे महिलाएं बाहर नहीं जा सकती, लेकिन वो 2 घंटे घर पे रह के काम करेंगी। अगर 2 घंटे भी काम करती हैं तो वो कुछ तो लेके बैठेंगी अपने लिए, वो आत्मनिर्भर बनेंगी। मेरी सबसे बड़ी कोशिश यही है कि जो महिलाएं बाहर नहीं निकल सकती, बाहर काम नहीं कर सकती, वो घर में रहकर काम करें और अपने आप को आत्मनिर्भर बनाएं। अच्छा, अपनी आपकी सरपंची को अभी कितना टाइम हुआ है? 2022 में बने थे 25 नवंबर को, और हमारा 1 साल तो ऐसे ही निकल गया था। हाँ, मेन काम अब हुआ था, और अब थोड़ी सी ग्रांटों का थोड़ा इशू है, उसकी वजह से रुका हुआ है। और इन सालों में आपने अपने क्षेत्र में कितना बदलाव देखा है? मेरे क्षेत्र में काफ़ी बदलाव है। एक तो सबसे बड़ी बात तो देखो, शिक्षा के ऊपर काफ़ी बदलाव है। मुश्किल से कोई एक आध घर बच रहा होगा, नहीं तो सब पढ़ते हैं। और इसके अलावा आंगनवाड़ी बहुत बढ़िया काम कर रही हैं, खाना टाइम टू टाइम देती हैं, बढ़िया खाना देती हैं, किसी को आंगनवाड़ी से शिकायत नहीं है। और जो हमारे लड़कियां हैं, स्कूलों में भी उनकी सुरक्षा के लिए इंतज़ाम कर रखा है। मैंने पुलिस से कहकर कि हमारे जो SHO साहब हैं सदर थाने के चंदावली के, एक गाड़ी सुबह 6 बजे से 7:30 बजे तक रहती है, और 12 बजे से 1:30 बजे तक स्कूल पे राउंड मारती है, जब तक लड़कियां अपने घर सेफ नहीं पहुंच जाती। तो मेरा मेन मकसद तो है महिलाओं को आगे बढ़ाना, बेटियों को पढ़ाना और उनको शिक्षित करना, निर्भय बनाना। यानी कि शिक्षा, सुरक्षा, हाँ, और आत्मनिर्भरता, हाँ, इस पर काम हुआ है और बदलाव भी हो रहा है। और बात अगर, क्योंकि देखिए अगर हम शिक्षा, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, तो ज़रूरी ये भी हो जाता है कि महिलाओं का स्वास्थ्य भी सही रहे। हाँ जी। क्योंकि महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए क्या कोई योजना? नहीं, मैं कैंप लगवाती रहती हूँ बराबर। और जो हमारे PSC बनी हुई है CSC, उसमें हर शुक्रवार को डॉक्टर आते हैं एम्स से, दिल्ली एम्स से, वो बराबर जांच करते हैं। आशा वर्कर हैं, वो घर घर जा कर के महिलाओं की जांच करती हैं। किसी भी कोई भी बीमारी, कोई भी दिक्कत है, अगर वो वहाँ CSC तक नहीं आती तो आशा वर्कर उनको घर जाके दवाइयाँ देती हैं, उनका टीकाकरण करती हैं। और स्वास्थ्य के लिए मैं अब तक कई कैंप लगवा चुकी हूँ महिलाओं के लिए। उनके लिए मेमोग्राफी के लिए भी मैंने अकॉर्ड हॉस्पिटल से वैन मंगवाई थी, उन्होंने वहीं कम से कम 100-150 महिलाओं की मेमोग्राफी करी थी। बिल्कुल। अच्छा, कौन सी योजना है सरकार की स्वास्थ्य को लेकर, महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर, और वो किस तरीके से फ़ायदेमंद महिलाओं के लिए साबित हो रहा है? क्या महिलाएं ले रही हैं उसका लाभ? अभी सितंबर चल रहा है तो पोषण पखवाड़ा चल रहा है, जो आंगनवाड़ी के थ्रू लेडीज़ ही चलाती हैं, मोस्टली आंगनवाड़ी में लेडीज़ ही होती हैं। तो वो इसके थ्रू, पोषण के थ्रू उनको महिलाओं को प्रॉपर बैनर्स के थ्रू और ये बताती हैं आपको क्या खाना चाहिए, जैसे मिलेट्स, आपको क्या खाना चाहिए, कौन सी चीज़ें आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी होंगी, किस महीने में किस सीज़न का क्या फ्रूट खाना चाहिए, कौन सी सब्जियां खानी चाहिए, इन सब के बारे में वो जागरूक कर रही हैं प्रॉपर बैनर्स के थ्रू। और स्टॉल्स भी लगाती हैं वो कि जो भी हेल्दी चीज़ें हैं जो हम बना सकते हैं। जैसे अभी मिलेट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर है, तो उससे रिलेटेड सेल्फ हेल्प ग्रुप की सहायता से मिलेट्स के बिस्किट या और भी ऐसी चीज़ें बना रही हैं, जिसके थ्रू वो स्वास्थ्य भी रहे, टेस्ट भी रहे, इन सब के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है।
और आपके ब्लॉक में? नेशनल हेल्थ मिशन थ्रू दिस मैम ANM जो है वो गांव-गांव जाके टीकाकरण करते हैं। तो इस पे खास ध्यान रखा जाता है कि महिलाओं को बताया जाए कि कौन से टीके उनके लाभकारी हैं। फॉर एग्जांपल TT1, TT2 और पेंटा हुए मैम, पेंटा 1, पेंटा 2, ये सारे मीजल्स, रूबेला, इन सब के बारे में इनको बताया जाता है कि ये जो टीके हैं ये हानिकारक नहीं है, ये ठीक है। तो इसके लगा के मैम हमारा जो गाँव का हेल्थ है, क्योंकि ANM गोज़ डोर टू डोर, तो वो भी हेल्थ का जो आंकड़ा है वो काफ़ी अच्छा हुआ है। 100% कवरेज हुई है मैम। बिल्कुल। और अगर हम महिलाओं की सुरक्षा की अगर हम बात करते हैं, क्या इसे लेकर भी किसी तरीके से पहल पंचायती तौर पर यानी कि ब्लॉक स्तर पर क्या हो रही है, ताकि बिना डरे, बिना झिझक के महिलाएं अपने घरों से बाहर निकले और जो वो चाहती हैं वो खुलकर करें? हाँ मैम, महिलाओं को इस बात की इसके बारे में जागरूकता है कि देयर इज़ अ हेल्पलाइन कॉल 112, 112 पे फ़ोन करके, इमरजेंसी रिस्पांस नंबर है, तो तुरंत 5 मिनट के अंदर अंदर ही पुलिस आ जाती है। तो अगर कोई भी क्राइम होता लगता है तो वो सबसे पहले इस पे ध्यान देती हैं कि हम इसको सहन ना करें और सीधे फ़ोन करें। इसके अलावा मैम दुर्गा शक्ति ऐप है, दुर्गा शक्ति की PCR घूमती है, उनको भी अगर हम इन्फॉर्म करें तो तुरंत लेडी पुलिस आ जाती हैं। तो जागरूकता है मैम, गली नुक्कड़ में इनके बैनर भी लगे हुए हैं, तो इनको पता है इन बातों का, तो इसके लिए अवेयरनेस है। बहुत शुक्रिया, आप तीनों का बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए एक मकसद ये कि शहरों की तर्ज पर गांव में भी बदलाव हो, और इसी बदलाव के साथ ही लगातार निरंतर देखिए काम भी हो रहे हैं। हमने जानने की कोशिश की कि महिलाओं को सशक्त करने के लिए सरकार की तरफ से क्या क्या योजनाएं चलाई जा रही है और गांव के लोग, ग्रामीण महिलाएं उसका लाभ किस तरीके से उठा रही है। फिलहाल के लिए सेशन में इतना ही, लेकिन ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे और किसी और मुद्दे पर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। Health partner Accord Super Speciality Hospital. Event partner Star Wire, forging ahead with a steel strong vision. Event partner Metro Group of Hospital. Event partner Radio 89.6 Maharani, Kuch Hatke. Education partner ITV Next, International Media and Management School. भारत सरकार ने